स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। बच्चों, कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा की शुरू हो गई है, जिसमें बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 से प्री बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया था। जिस प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 हिंदी विषय है, जिसके पूर्णांक 70 नंबर हैं और इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है, जिसमें से 15 मिनट जो है आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है और OMR शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाला गोला को रंगना है। तो बच्चों, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो जारी की थी इसके लिए कि गोला कैसे रंगना है और किस तरीके से रंगना है, क्योंकि यदि आप गोला रंगने में थोड़ी भी लापरवाही करेंगे या कोई भी सूचना भरने में, तो आपके जो OMR शीट का मूल्यांकन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि OMR शीट का मूल्यांकन स्कैनिंग मशीन से होगा। तो आपका गलती होने पर वो स्कैन मशीन लेगा ही नहीं और आपके पूरे 20 के 20 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जो वीडियो मैंने इसका डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख लें। प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है ये देखिए आया हुआ है, हर जगह का जिले का अलग अलग है। तो ये गाजीपुर जिले का है। चलिए प्रश्न अब हल करना शुरू करते हैं। देखिए खंड अ में 20 प्रश्न हैं जो कि एक एक नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 3, देखिए यहाँ मिसप्रिंट है जिसमें 5 लिख दिया हुआ है, यहाँ 3 होगा। मित्रता हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो इसका कि पहला अध्याय ही आपके गद्य में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आधुनिक काल की समय अवधि। तो बच्चों, हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है। ये मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाई थी इसकी, उसका लिंक भी है इसी के डिस्क्रिप्शन में। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भाग में है। देखिए आपका आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल का समय अवधि है 1843 से वर्तमान तक। प्रश्न नंबर 5, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, रसखान किस काल किस शाखा के कवि हैं? तो रसखान भक्ति काल सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कृष्ण से संबंधित रचनाएं ही रचते थे और ये सगुण शाखा के हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, छायावादी युग के प्रमुख लेखक। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक रामकुमार वर्मा हैं। द्विवेदी युग की कालावधि। तो द्विवेदी युग की कालावधि है 1900 से 1918। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अद्भुत आलाप। अद्भुत आलाप के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, विपत्ति वटावन बंधु बाहु बिंदु करो भरोसो काको में रस पहचानिए। तो इसमें रस है करुण रस। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। इस पंक्ति में अलंकार, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हसाई शब्द में आई प्रत्यय लगा है। पंचानन, पंचानन का समास विग्रह होगा 5 सिरों का समाहार। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सुहाग शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो सुहाग शब्द का तत्सम होगा सौभाग्य। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कर्ताज्ञा का संधि विच्छेद कर्तृधन आज्ञा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, मते रूप है मति शब्द का, यानी मति जो शब्द है उसमें मते जो रूप बन रहा है वह ए और बी दोनों में है, यानी कि क और ख दोनों में है। जब आप मति का आप शब्द रूप देखेंगे तो जो मते शब्द है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी है और पंचमी विभक्ति एक वचन में, यानी दोनों में है। तो इसका कॉमन हो जाएगा। हसिष्यथः रूप है हस धातु, यानी हस धातु का जो हसिष्यथः रूप बन रहा है वह लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है। अब देखिए बच्चों, खंड ब आ गया है। खंड ब में प्रश्न संख्या 21। तो इसमें गद्यांश दिए होंगे, जिसमें से 2 गद्यांश में से कोई एक के प्रश्नों को आपको हल करना है।
प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जिसमें 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न 2-2 मार्क के हैं, तो इस वजह से इसका हो गया 6 नंबर। तो अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। इसका मकान बनाओ या महल में मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न बन रहा है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है, या फिर ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, आपको लिखना अपने तरीके से ही। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, रेखांकित अंश इसमें मिसप्रिंट है, तो देखिए यहाँ, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ये रेखांकित अंश है, तो इसका आपको व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक बता रहे हैं कि जब ममता बूढ़ी हो गई थी और अपने अंतिम दिन में थी, अर्थात वो इतनी बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी, उसी समय हुमायूं द्वारा भेजा गया घुड़सवार आता है और वह ममता की उस झोपड़ी को खोजता है। तो जब ममता को पता चलता है तो वह उसको बुलाती हैं घुड़सवार को और बताती हैं कि मैं जब तक रही तब तक मुझे यही डर लगा था कि पता नहीं मेरी झोपड़ी को कहीं जड़ से खोद न दिया जाए, लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जीवन मेरा नहीं है, अब मैं मरने वाली हूँ, मेरी उम्र हो गई है और अब मैं इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। अब चाहे हुमायूं इसका मकान बनाए, चाहे महल बनाए, चाहे जो भी करें, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह, यानी मैं अब मरने वाली हूँ। उनका चिर विश्राम गृह से मतलब है कि मैं हमेशा के लिए इस झोपड़ी को छोड़कर जाने वाली हूँ। तो आप उसका व्याख्या कर लीजिएगा अपने शब्दों में। उसके बाद ये देखिए, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो यहाँ चिर विश्राम गृह से आशय है जीवन को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करना, अर्थात हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले जाना। उसके बाद देखिए, अथवा करके दूसरा ख नंबर पर दिया है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी। इसमें जो प्रश्न है देखिए बच्चों, मैं इसका बता दे रही हूँ, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इस पाठ का नाम मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश है उसका व्याख्या ये उसी दशा में करेंगे जब आप पहला नहीं किए होंगे। ऐसा ना हो कि बताने में आप दोनों कर डालें, आपको प्रत्येक दशा में केवल एक ही करना है, क्योंकि देखिए यहाँ अथवा दे दिया है, यानी कि कोई एक करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 प्रश्न दिए हुए हैं और 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, यानी टोटल 6 नंबर के लिए है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मगमे डगद्वय झलकी भरी भाल कनी कलकी पुट सूख गए मधुराधर वय फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की त्वय तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो इसको जो है कि वन पथ पर से है और इसके कवि कौन हैं, तुलसीदास जी हैं, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है, हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप जब व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा प्रसंग आप दे दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सीता के मार्ग में चलने पर जो थकान होती है, जो थकने से उनकी जो स्थिति हो जाती है, उसी स्थिति का, उन्हीं बातों का कवि ने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, अब अर्थ लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि अयोध्या नगरी से पुरते निकली रघुवीर वधु, यानी अयोध्या नगरी से निकलकर रघुकुल की वधु सीता
धीरे धीरे रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए चल रही हैं। वह कुछ दूर चलती हैं, डगमग में डगद्वय, यानी वह मार्ग में कुछ ही दूर चलती हैं, 1-2 कदम चलती हैं, तभी उनके झलकी भरी भाल कनी जलकी, तभी उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके होठ, जो मधुर होठ थे, उनके सुंदर होठ थे, वो भी थकान की वजह से सूखे सूखे से दिखाई देते हैं। फिर बूझती हैं, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों की तुम्हें। और कुछ दूर चलने के बाद भगवान राम से पूछती हैं कि और कितना चलना है, केतिक मतलब कितना, और कितना चलना है, और हमारे पत्तों की कुटिया कहाँ बनेगी। तो ये की लखी आतुरता पिय की अखियाँ, अतिचारु चली जल स्वयं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 इसमें है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो इसमें देखिए सीता माँ के पथ में व्याकुलता और उनकी भौतिक स्थिति को देख करके भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद देखिए ख नंबर पे है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। तो बच्चों आपको करना केवल एक है, लेकिन इसका भी जान लीजिए आप। इसके संदर्भ में लिखा जाएगा कि यह जो है कविता हिमालय से लिया गया है, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसके अगला प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो आपको ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं, जिसमें है पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पर जयशंकर प्रसाद और तीसरे नंबर पे रामचंद्र शुक्ल। तो आपको इनमें से किसी एक का ही करना है। तो जैसे आपको मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आ रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखते हुए, इनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी और अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली रही है। और इनकी कृति की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि प्रश्न में ही बताया है कि किसी एक रचना का नाम लिखना है, तो उनकी प्रमुख एक रचना है चिंतामणि। और इसके बाद है देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो देखिए इसमें भी 3 दिए हुए हैं, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और बिहारी लाल। तो इसमें से आपको कोई एक ही करना है। तो सूरदास का देख लीजिए। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुद्रनक्ता नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुआ था। बच्चों जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखें, तो उनके जो जन्म तिथि है, उनकी जो मृत्यु तिथि है, जन्म स्थान है, उसको बिल्कुल बोल्ड करके लिखें, यानी ब्लैक पेन का प्रयोग करें। तो और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था और ये भाषा ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। इनके प्रमुख गुरु वल्लभाचार्य जी थे। और इसमें देखिए एक पॉइंट है कि ये भक्ति काल और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे, यानी भक्ति काल के अंतर्गत जो अष्टछाप कवियों में 8 कवियों की गणना जो होती है, तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है। इनकी एक प्रमुख कृति सूरसागर है। वैसे तो सूर सरावली, साहित्य लहरी भी है, लेकिन प्रश्न पत्र में केवल एक रचना का नाम देने के लिए बोला है, तो आप 1 या 2 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास समय जो है सीमित होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में गद्यांश देखिए 2 दिए हुए हैं, जिसमें से कोई एक करना है। तो देखिए इसका देख लीजिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थली अस्ति। तो पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। तो आप जो वाराणसी पाठ का जो शीर्षक है, उसको आप ब्लैक पेन से थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे, ताकि काफ़ी चेक करते समय जो एग्जामिनर है उसकी निगाह पड़ जाए। इसका हिंदी अनुवाद, तो ऐसा नगरी, यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वांग्यस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इसके संस्कृत भाषा की वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। और मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। और वह उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो ये इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद का जो ये पैराग्राफ है वह प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। आप चाहे तो मेरे वीडियो में जा कर के प्लेलिस्ट में प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ का हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। क्रम में आगे देखिए, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो इसमें से आपको संदर्भ के लिए 2 नंबर है बच्चों और 3 नंबर इसके अनुवाद के लिए है। तो आपका 2 में से कोई एक ही करना है। तो पहला देख लीजिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में जिसके समुद्र है, हम ऐसे भारतवर्ष की संतान हैं और वह हमारा भारतवर्ष है, अर्थात वह हमारे भारत के नाम से जाना जाता है। आगे के क्रम में ग नंबर, यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, ये ग नंबर होगा, अर्थात 24 का ग देखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जो 2 नंबर का है आप उसे याद कर लीजिएगा एक श्लोक और उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर देखिए घ नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 2 प्रश्न 2-2 अंक के लिए हैं, तो टोटल 4 नंबर। इसमें पहला है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। दूसरा प्रश्न है चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम किम अकथयत्। तो उत्तर होगा चंद्रशेखरः स्वपितुः नाम स्वतंत्र इति अकथयत्। तो आपको केवल 2 ही करना है। और उसी के क्रम में देखिए आगे प्रश्न संख्या 25 देखिए, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि 9 नंबर के लिए है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आपको जो भी खंड काव्य पढ़ाया गया हो, खंड काव्य जिले के लिए अलग अलग होता है, तो आपके जिले का जो भी खंड काव्य होगा, जैसे गाजीपुर के लिए मुक्तिदूत खंड काव्य है, तो गाजीपुर के बच्चे मुक्तिदूत खंड काव्य का ही उत्तर लिखेंगे और किसी का लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये प्री बोर्ड पेपर था, उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से किया होगा। यदि कोई प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।